नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के खास प्रोग्राम शिक्षा संवाद के हमारे मेहमान हैं बायोलॉजी के मेंटर एवं ग्रे मेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अनिकेत कुमार श्रीवास्तव। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शाहिद अतर से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो खास मेहमान हैं उनको सम्मानित करें अपने हाथों से। तो वीवो हेल्थ केयर के डायरेक्टर शाहिद अतर साहब अपने हाथों से सम्मानित कर हमारे खास मेहमान डॉक्टर अनिकेत कुमार श्रीवास्तव को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विराजमान हो जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। और छात्रों के भी कई सवाल आए हैं, कई छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके गार्जियन भी जुड़ते हैं। लगातार सब दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं और इस लाइव वीडियो में, और लगातार अपने सुझाव भी डालते रहते हैं। तो सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा, अभी फिलहाल आप नीट की भी तैयारी कराते बच्चों को। इस बार अभी आपके यहाँ से कई बच्चे पास आउट हुए थे, प्रवेश परीक्षा में अपनी बाजी मारी थी। तो सबसे पहला मेरा ये छोटा सा एक सवाल ये होगा कि आप संक्षेप में परिचय दे दें, उसके बाद फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनिकेत कुमार श्रीवास्तव है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ग्रे मेंटर दरभंगा का। और पिछले 4 वर्षों से मैं बायोलॉजी के एज ए मेंटर बच्चों को गाइड कर रहा हूँ नीट परीक्षा के लिए। और बेसिकली जो भी एग्जाम मेडिकल रिलेटेड है, वो बीएमएस हो, बीएचएमएस का कोर्स हो, या वेटनरी हो, या फिजियोथेरेपी हो, हर कोर्सेज के लिए हम लोग बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। सर, लेकिन इस बार इंटरमीडिएट का परीक्षा जस्ट फरवरी में स्टार्ट होने वाली है सर, लेकिन लॉकडाउन के कारण कई बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई है। हालांकि कई टीचर ने उनको ऑनलाइन गाइड किया है, लेकिन फिर भी बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं मैक्सिमम वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो क्या लगता है सर, इस बार बच्चों के लिए कितना कठिन होगा परीक्षा? देखिए, इस बार सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में काफी आसान कर दिया गया बच्चों के लिए। अगर मैं बात करूंगा बिहार बोर्ड का, तो इस बार ऑब्जेक्टिव का नंबर काफी बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर बच्चों को सिर्फ 50% क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चॉइसेस ज्यादा दिए हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि जो एग्जामिनिंग बॉडी है वो भी चाह रहे हैं कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, बच्चे को फेल मार्क्स नहीं है, बच्चे आराम से पास कर जाए। और बात रही सीबीएसई की, तो सीबीएसई में भी काफी सिलेबस रिड्यूस किया गया है। काफी चैप्टर्स को, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट में काट के कर दिया गया, छोटा कर दिया गया है, सो दैट कि बच्चे को आसान पड़े और बच्चे घबराए नहीं। और पेपर का जो मार्किंग होगा काफी लिबरल होगा, बहुत आसान मार्किंग किया जाएगा और इससे बच्चों को काफी सहूलत मिलेगी। लेकिन सर, नीट में फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ना, क्योंकि नॉलेज पर्पज से अगर हम बात करें तो सर नीट में फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए, नीट में दिक्कत करना पड़ेगा, इस बात को लेकर अभी तक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है नीट में एग्जामिनेशन बॉडी को इस सिलेबस को आप सीबीएसई के इक्वल कर दें, क्योंकि सीबीएसई में सिलेबस घटा है तो नीट में भी घटना चाहिए उस अनुसार। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th फ्रेशर होते हैं जो नीट देते हैं, तो उचित तो यही होगा कि नीट का सिलेबस को भी सीबीएसई का सिलेबस इक्वल कर दिया जाए, ताकि अच्छा हो। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है, इसलिए अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बच्चे को, अभी तो बच्चे फिलहाल बोर्ड पे ध्यान दे, बाकी उनको जरूर 1 महीने का मार्जिन मिलेगा। क्या लगता है आपको, 9 महीने के बाद जब बच्चे से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या कुछ खोया हुआ था बच्चा, क्या कुछ पाया हुआ था बच्चा उस बीच के दौरान? क्या देखिए, इस फेज में बहुत ज्यादा बच्चा मेंटल प्रेशर में था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता ऑफलाइन क्लास को। तो ऑनलाइन क्लास किया, हमने भी ऑनलाइन क्लास अरेंज किया, हमने भी बच्चों का क्लास लिया। बट जो 1-to-1 जो डायरेक्ट बात होता है, जो लाइव क्लास का जो एक्चुअल फील है, वो बेटर होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली, एक तो होता है ना कि फेशियल एक्सप्रेशन, तो बच्चे का एक्सप्रेशन देख के हम लोग जज कर पाते हैं कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, सीख पा रहा है। ऑनलाइन क्लास में ये चीज पता नहीं चल पाता है और थोड़ा सा हमेशा लैग होता है, और बहुत सारे बच्चे के पास फैसिलिटी नहीं है ऑनलाइन क्लास एक्सेस करने का। बहुत कम बच्चों के पास इंटरनेट वाला फोन है, तो इस वजह से काफी बच्चे छूट जाते थे इस पढ़ाई में। लेकिन ऑफलाइन क्लास आया, धीरे धीरे गवर्नमेंट का गाइडलाइंस फॉलो करते हुए सबने खोल दिया, हमने भी स्टार्टअप ले लिया। तो अब बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स भी अब सेफ हैं, पेरेंट्स भी सेफली बच्चे को भेज रहे हैं अपने कंसेंट के साथ, और अब बच्चे क्लास कर रहे हैं और वापस से पुरानी तरह से जिंदगी हो रही है बच्चों की भी। कितना समय लगा बच्चों को वापस से पटरी पे लाने में? वापस से पटरी पे लाने में शुरू में तो बहुत डर था बच्चों के बीच कि कोविड है, कोरोना हो जाएगा। बट अगर सही मायने में अगर प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करें और सब कुछ को अगर अच्छे से देखा जाए, तो बिल्कुल कोरोना से बचा जा सकता है। और बच्चे धीरे धीरे, अब उनके दिमाग से डर हटा, पहले बहुत डर था, पहले अफवाह होता था, लेकिन अभी तक तो भगवान की दया से सब कुछ पिछले सही है। 3-4 महीनों में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई केसेस वगैरह आए हैं कोचिंग क्लासेस में। वैक्सीन भी आ गई है। वैक्सीन भी आ गई है, कल से वैक्सीन मिलना भी शुरू हो गया डीएमसीएच में। तो अब धीरे धीरे 1-2 महीने में जिंदगी वापस पटरी पे आ जाएगी। लेकिन फिर बच्चे को सर माइंड रिकवर करने में सर, बच्चे को थोड़ा सा ये है कि डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट बच्चे ने थोड़ा सा लॉस किया है। जैसे जो बच्चे 10th से 11 में जाने वाले हैं, जो बच्चे 11th से 12th में जाने वाले हैं, तो हर सेगमेंट के बच्चों को डिफरेंट प्रॉब्लम है।
बेसिकली बच्चे का जो पूरा एकेडमिक एक ईयर है, तो मोर देन 80% बच्चे ने अपना एकेडमिक ईयर उनको लगता है कि खराब हो गया है। बेसिकली वो पूरा प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए रिसोर्सेज का। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ अवेलेबल है, इनफैक्ट बहुत सारे कोचिंग ने ऑनलाइन शुरू भी किया, बट बच्चे उसको कैप्चर नहीं कर पाते, अच्छे से उसको गेन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए फिर डिफरेंट कोचिंग्स ने स्टार्टअप लिया, हम लोगों ने भी उस तरह से कुछ फ्रेमवर्क किया है कि हम लोग जो बच्चे का पोर्शन छूट गया है और जो नहीं हो पाया उसको कवर करते ही आगे अपकमिंग क्लासेस के लिए उनको पढ़ाए जाएंगे। अगर हम बोर्ड एग्जाम पर्पज से आपसे बात करें सर, तो बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बच्चों को अधिक ध्यान देना चाहिए? देखिए, बायोलॉजी में बात करेंगे तो अभी जो करंट जो सिलेबस है, तो अभी फिलहाल मैं दोनों सेगमेंट में बताऊंगा, बोर्ड के सिलेबस की अकॉर्डिंग और नीट के अकॉर्डिंग। तो बोर्ड में तो पहली बात तो जो रिड्यूस सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस है, वो पढ़ना चाहिए बच्चों को, सीबीएसई के जो बच्चे हैं। और बिहार बोर्ड में काफी ज्यादा आपको ऑप्शन दे दिया गया है, डबल क्वेश्चन है उसमें, आपको बस 50% ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है। तो उससे क्या है कि आपको 100% सिलेबस पे पकड़ हो ना हो, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आप जो भी पढ़े 60%, 70%, 80% सिलेबस उसको अच्छे से पढ़े, ताकि उसके पोर्शन के क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो वो नीट का एग्जाम हो या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, कुछ चैप्टर जो 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेनेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज है जेनेटिक्स का, तो जेनेटिक्स तो आपको कवर करना ही पड़ेगा अच्छे से। उसके अलावा आपको रिप्रोडक्शन है, इकोलॉजी है, ये सब जो इंपॉर्टेंट मेजर यूनिट्स है जहाँ से मास नंबर ऑफ क्वेश्चन उठेंगे, तो ये टॉपिक को बच्चे को अच्छे से फोकस करना चाहिए। लेकिन सर इस बीच में बच्चे नए क्वेश्चंस को भी तैयार करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा काट छाट की जब पढ़ाई शुरू करते हैं, कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे लग जाते हैं उसमें पढ़ने में। आपके हिसाब से उन बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर अब तो खास करके बिहार बोर्ड की बात करूंगा मैं। बिहार बोर्ड का एग्जाम आपको फरवरी के फर्स्ट वीक से ही है, तो बिहार बोर्ड के बच्चे को अब ज्यादा हाथ पैर नहीं इधर उधर मारना है, आपको बेसिकली स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है। रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत चीज पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पे कमांड करके जाना है। मोर इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपने पढ़ा उसको आप कितना बार रिवाइज करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन कि आप पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे भाग रहे हैं। तो जो पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, उस पर आप कमांड कीजिए, ताकि उसके टॉपिक क्वेश्चन ना मिस हो। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उस चक्कर में क्या होगा कि आते हुए चीज भी छूट जाएंगे, लैक ऑफ रिविजन के कारण। जो पढ़े उसको 100% उसको श्योर कर लें। चलिए, तो इसी बीच में हम एक बच्चे का सवाल भी ले लेते हैं सर। और एक बच्चे का सवाल है, उनका कहना है 11th क्लास में उनका पूरा खराब चला गया, नाम प्रिंस है, कह रहे कि 11th क्लास पूरा खराब चला गया है, 12th कैसे होगा सर, कैसे कवर होगा? अच्छा, देखिए 11th क्लास बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है, क्योंकि 11th में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा सोचते हैं कि 12th के बोर्ड में तो 12th आना है और 11th पढ़ के ज्यादा क्या फायदा है। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे, जैसे कि जिस बच्चे का सवाल है, वो बच्चे कहीं ना कहीं ज्यादा जागरूक है, वो सोच रहे हैं कि 11 मेरा खराब है, कैसे करेंगे। तो इन लोगों के लिए क्या है सर कि अभी इन लोगों को 11 के लिए, अभी मान लीजिए कि इन लोगों को मार्च तक 11 को डेडिकेट करना चाहिए। मार्च ऑनवर्ड ये लोग 12th की तरफ फोकस करें। अभी इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि 12th का बैच लॉन्च कर दिए, ये कर दिए, तो उसमें क्या होता है बच्चे लोग डेविएट हो जाते हैं कि चलो 12th का क्लास कर लेते हैं। लेकिन पहले फोकस होना चाहिए प्राइम कि अप टू द मार्च, एटलीस्ट 15 मार्च तक आप 11th फिनिश करें अपना, जहां भी आपने ज्वाइन किया है उसमें आप 11th को फिनिश करें। उसके बाद आप 12th में अपना स्टार्टअप ले, 12th में पढ़े। और इसके लिए सर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर मौका मिलेगा तो, बिल्कुल। हम लोगों ने जो 12th का जो इस बार स्टार्टअप लिया, जो 12th का बैच है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक जो कॉम्पैक्ट बैच बनाया है, इसको हम लोग इंथ्यूज बैच बोल रहे हैं। इसमें हम लोग 11th का टॉपिक तो कवर करेंगे ही करेंगे और 12th भी करेंगे। तो वीक में 4 दिन 12th का पढ़ाएंगे और 2 दिन हम लोग 11th का टॉपिक कवर करेंगे। तो ये 11 महीने का कोर्स है जो फरवरी में लॉन्च कर रहे हैं, और हम लोग 11 महीने में 11 12 पूरा दोनों कवर करेंगे। हाँ बिल्कुल, 11th 12th, हाँ बिल्कुल, वो भी सिर्फ बेसिक नहीं, हर चीज डेप्थ में, नीट लेवल तक का। तो ये हम लोग कवर कर रहे हैं, और ये गार्जियन का डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11 खराब कर लिए। तो हम लोग के पास बहुत ज्यादा आया कि आप लोग ऐसा कुछ कीजिए कि 11 भी बच्चे का अच्छा हो जाए, 12th भी। तो हम लोगों ने इस तरह से स्टार्टअप किया है। चलिए, खैर मैं ये भी बात करूंगा, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि 11th में बच्चे जब आते हैं तो उतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो सीरियस होते हैं। और फिर उनका एक ये सपना भी होता है MBBS डॉक्टर का, क्योंकि जो भी बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं। तो उन बच्चों को सर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर स्टार्टिंग से ही वो अपना टारगेट बना करके चलते हैं तो कितना बेनिफिशियल होगा उनके लिए? किस क्लास के लिए? नीट का अगर वो सपना रखे हुए सर, ठीक है, 11th में एडमिशन कराते हैं, वो 11th को मतलब हंस खेल कूद करके निकालना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, अभी जो करंट सिनेरियो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो अभी से बच्चे को, अभी तो बच्चे 9th-10th में शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट 11th परफेक्ट टाइम है जहां पर बच्चे को तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि पहले का ट्रेंड था, से 5 साल पहले, 7 साल पहले बच्चे 12th करते थे, फिर सोचते थे तैयारी करना है। बट अभी का जो करंट सिनेरियो है उसमें बच्चे को 11th क्लास से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि जो कट ऑफ जा रहा है
पेपर का, उसको देख के लग रहा है कंपटीशन धीरे धीरे टफ हो रहा है। 17 लाख बच्चे 18 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सीट्स गिने चुने 40,000 के आसपास ही हैं अभी। तो उस मामले में कंपटीशन टफ है। अगर बच्चे शुरू से 11 से सीरियसली नहीं पढ़ेंगे और बढ़िया गाइडेंस में नहीं रहेंगे तो उनको दिक्कत होता है आगे जाके। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग से ही जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, वो तो कवर करनी ही करनी है। एनसीईआरटी को बाय हार्ट करना पड़ेगा, वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों चीज में एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंस है और लोग उससे भागते हैं, तीनों सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक सवाल ये भी है, बायोलॉजी में आपने भी देखा होगा कई बच्चे ऑप्ट करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ। कई बच्चे ये भी सोचते हैं अरे ठीक है बायो फील्ड बना तो बना, नहीं तो निकल लेंगे इधर से इंजीनियरिंग कर लेंगे। तो बच्चों के लिए सर बायोलॉजी के अलावा जब ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ चुनते हैं उनके लिए कितना बेनिफिशियल होता है? बच्चों को चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? क्या वो डिस्टर्ब करता है आपके साथ? देखिए, इसमें फिर दो पहलू होती है, दो तरह के बच्चे हैं। बच्चे को अपना पोटेंशियल जानना चाहिए, बच्चे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, बच्चे को इस चीज को रियलाइज करना होगा। कुछ बच्चों को टाइम लगता है, जैसे कि पूरे बच्चे 11th कर लेते हैं तो बच्चे को फील होता है कि मेरे से मैथ बायोलॉजी दोनों नहीं संभल रहा है, तो फिर बच्चे एक सब्जेक्ट को लेके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और 12th बोर्ड देते हैं। तो बच्चे को अपने पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए कि कितना वो प्रेशर झेल सकते हैं। अगर वो दोनों संभाल सकते हैं अच्छी बात है। और बच्चे के माइंड में क्या होता है कि घबरा जाते हैं कि बायोलॉजी लिए हैं, अगर मेडिकल नहीं गए तो फिर कहीं नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस ही है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गया है बायोलॉजी के साइंस में। बहुत सारे कोर्सेज है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है और यूनानी है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, फिजियोथेरेपी है, जो कि सब कुछ बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस ही है। एक चीज आप ये भी देखते होंगे ना सर, एमबीबीएस की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कई बच्चे लगे रहते हैं, लेकिन अगर उस देखे बच्चे हताश होकर छोड़ भी जाते हैं, वैसे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा कि एमबीबीएस के अलावा भी आपके फील्ड हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो इस फील्ड में आप जाके अपना करियर बना सकते हैं? देखिए कौन कौन से फील्ड ऐसे हो सकते हैं? देखिए फील्ड तो सर बहुत है। जैसे कि अभी क्या है कि मेरे भी कुछ फ्रेंड लोग थे ऐसे जो बहुत दूसरा कोर्स कर रहे थे, फिजियोथेरेपी कर रहे थे, डेंटल कर रहे थे, आयुर्वेदा कर लिया था, मतलब कंप्लीट तक आ गया था। कुछ लोग कंप्लीट भी कर लिए और वो लोग एग्जाम देना नहीं छोड़े नीट के लिए, जो एमबीबीएस का एग्जाम वो देना छोड़े नहीं, और उनका एमबीबीएस में क्लियर भी हो गया 5 साल बाद 7 साल बाद हो गया। क्योंकि सर इसका एक अलग ही मतलब जुनून होता है बच्चों के अंदर। तो वो जो मिलता नहीं बच्चे छोड़ते नहीं है। तो एग्जाम देना है, कोई एज लिमिट नहीं है, पहला चीज तो है आप कोई भी एज तक दे सकते हैं, मरने टाइम तक दे सकते हैं नीट का एग्जाम। तो कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, तो बच्चे लगे रहते हैं और अलग से वो अपना कोई कोर्स कर ले जाते हैं, ज्वाइन कर ले जाते हैं। तो इससे क्या है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है और आपका दोनों चीज निकल रहा है। तैयारी बिल्कुल करना चाहिए, तो उसमें घबराना नहीं है, अपना एफर्ट देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाके अपने करियर बना सकते हैं। लेकिन बच्चे को हताश नहीं होना चाहिए, ये मेरी भी एक पर्सनल राय होगी, और कभी भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और एक सवाल ये भी है सर, अगर हम नीट में बात करते हैं तो नीट के पर्सपेक्टिव से बच्चों के लिए कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हो सकते हैं? देखिए सर, नीट में अगर बायो की बात करूंगा मैं, तो बायो में सर जो भी लास्ट 5-7 साल का ट्रेंड देखा गया है, तो बायो में 13-14 चैप्टर अकेले देते हैं आपके 45 to 50 क्वेश्चंस, और बाकी जो टोटल 38 चैप्टर्स हैं 11th 12th बायोलॉजी मिला के 38 चैप्टर हैं। तो इस 38 में 13-14 चैप्टर अकेले देता है 45 से 50 क्वेश्चन, और बाकी के जो रिमेनिंग बच गए आपके 26 चैप्टर वो देते हैं आपके 45 क्वेश्चन। तो वेटेज वाइज देखा जाए तो ये 12-13 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, जिसमें कि आपको बेसिकली ह्यूमन की बॉडी को पढ़ना है। जेनेटिक्स हो गया, तो जेनेटिक्स हो गया 2 चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया 7 चैप्टर, रिप्रोडक्शन इंसान वाला ह्यूमन वाला 2 चैप्टर, तो 7 2 9 और 2 11, और इसके अलावा आपको हो गया बायोटेक्नोलॉजी 2 13। तो ये 13 चैप्टर अकेले पेपर का 45 क्वेश्चन देते हैं, मतलब 50%, और बाकी के जो आपके बच के चैप्टर वो देते हैं आपके 45 क्वेश्चन। तो ये इन पे कमांड किया जाए तो इनमें 100% स्कोरिंग टॉपिक है और ये आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सर नीट के जो छात्र होते हैं जो नीट के एग्जाम में बैठते हैं, उनके लिए कभी ये भी देखा गया, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ नहीं ऑप्ट किए होते हैं, जब मैथ ऑप्ट नहीं करते तो उसका फिजिक्स कमजोर होता है, तो ये भी बाधाएं आ जाती है सर। तो वो फिजिक्स को अपना कैसे स्ट्रॉन्ग करे, क्या आपके पास? देखिए ये थोड़ा सा एक माइंडसेट हो गया, फोबिया हो गया बच्चों के अंदर। मतलब बच्चे पहले ही मान लेते हैं, अपने सीनियर सुनते हैं कि मेडिकल का स्टूडेंट है तो मैथ्स कमजोर होगा, फिजिक्स कमजोर हो जाएगा। तो ये चीज लोगों के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि बायो के स्टूडेंट तो मेरा फिजिक्स कमजोर होगा, बट ऐसा नहीं है। जितना बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, वो हर जगह पढ़ाया जाता है। वो फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। 11th क्लास में आप घुसते के साथ 6th क्लास से शुरू हो जाता है। हाँ, वो बेसिक मैथ जितना यूज है, ट्रिग्नोमेट्री और जो भी कैलकुलस का पोर्शन है, जो भी ग्राफ है, वो बेसिक आइडिया बच्चा 10th तक पढ़े रहता है। उसका हल्का फुल्का आइडिया हर टीचर, जो फिजिक्स के टीचर है, वो लोग दे देते हैं 11th क्लास में।
तो बच्चे लोग डर जाते हैं, पहले बना लेते हैं माइंड में कि मेरे से फिजिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं है, फिजिक्स करने से मेहनत से होगा। कई बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं लगातार, जी। और मैं सबसे पहले बच्चे से एक बार रूबरू हो जाता हूँ। आशिया परवीन है, विकेश कुमार हेलो सर, सक्षम मुगल हेलो सर, नंदन कुमार है, कौन से सर हैं, कौन से सर हैं? अच्छा। जी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अनिकेत कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और लगातार आपके साथ अपने अपने जो नीट को लेकर के और क्या कहते हैं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के आपके साथ ज्ञान भी साझा कर रहे थे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आखिर में आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे और छात्रों के साथ साथ गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अंतिम क्षण में, कैसे बच्चों को गाइड करें आखिरी समय? देखिए, अभी तो पहली बात है कि डिफरेंट सेगमेंट की मैं बात करूंगा। अभी डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जो 10th तो 11th मूव कर रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि सर 10th तो फिर मेरा बोर्ड मई में है, तो फिर अभी क्या करें। सीबीएसई के जो बच्चे हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। उसमें भी दो तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे हैं जो जिसको वो बहुत सीरियस बच्चे हैं जो 11th का पढ़ाई शुरू भी कर दे रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि मई में एग्जाम में, तो वो ढिलाई में मतलब इसके लूज हो गए हैं और वो फिर रिलैक्स मूड में है। तो मेरे अकॉर्डिंग रिलैक्स मूड में होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल 11th शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको 10th का जो सिलेबस उसके टच में रहना पड़ेगा। आपको 2-3 घंटे पर डे 10th का सिलेबस टच करना है। रिमेनिंग आप 11th का शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग भी जो लॉन्च कर रहे हैं 2 ईयर का जो प्रोग्राम, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि अभी जो 10th का जो आपका सिलेबस उसको तो कवर कर ही रहे हैं, और 11th को भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और 12th को भी कर रहे हैं कवर। तो बेसिकली 2 इयर्स में आपको 3 बेनिफिट है। 10 क्लास का भी टॉपिक, 11th का और 12th का भी कवर होगा, तो आप कर सकते हैं। जो बच्चे 11th से 12th मूव कर रहे हैं, उनका 11th ऑनलाइन टाइम में मान लीजिए उतना अप टू द मार्क नहीं हो पाया, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने परफॉर्मेंस से, तो वो बेसिकली अभी भी मार्च तक 11th पे फोकस करें और मार्च ऑनवर्ड्स वो 12th पे बेसिकली स्टार्टअप ले। और जो बच्चे 12th पास आउट्स हैं जिनको नीट देना है, तो नीट का एग्जाम का भी डेट की अगर बात करें तो नीट तो मोस्ट प्रोबेबली मई में नहीं होगा। अगर मेरे से पूछा जाए, क्योंकि ये वैरी करता है, डिपेंड करता है लोगों पे, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में नीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आप जेईई एडवांस का रेट भी बढ़ा है, तो नीट का एग्जाम जुलाई में होने का है। तो टाइम काफी है, अभी भी इनफ टाइम है और लोग बच्चे तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इनफ टाइम है। जो बच्चे अगर 12th का बोर्ड देने वाले, बिहार बोर्ड या जो बच्चे सीबीएसई देने वाले हैं, उनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका नीट बोर्ड का एग्जाम मार्च में होने वाला था और मार्च से अगर मई हुआ है, तो आपके पास पूरा 2-2.5 महीना एक्स्ट्रा है। तो इसको आपको इसका बेनिफिट लेना है, इसको आपको यूटिलाइज करना है, और जो टॉपिक 11th का उसको कवर कर लेना है। इस बार कंपटीशन तो उन्हीं बच्चों के बीच है जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रखा। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ स्टडी भी जारी ये रखा। मैं इस बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, यहाँ पर बच्चों के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ट्विटर पे ट्वीट करने लगते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन। फैक्ट ये है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 17 लाख बच्चे में 40,000 बच्चे को मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप परसेंटेज वाइज देखिएगा तो काफी परसेंटेज कम रेशियो, 1 से 2% है। बिल्कुल। तो ये 1 से 2% बच्चे बिना कुछ टेंशन के पढ़ते रहते हैं, ये पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर कर एग्जाम पोस्टपोन, और लेकिन जो बच्चे जो रैंकर्स हैं वो लोग अलग पढ़ रहे हैं। तो रेदर देन आप किसी के बहकावे में आके आप ट्वीट कर रहे हैं और आप ट्रेंड चला रहे हैं एग्जाम कैंसिल, तो उस टाइम में पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, देखिए एग्जामिनेशन आपके हैंड में नहीं है, आपको फोकस उन चीजों पे करना है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत सारे टाइम वेस्ट करते थे इस चीज में, तो वो ना करके इस बार का रिजल्ट आया था, मेरी भी एक बच्ची से मुलाकात हुई थी जिन्होंने नीट में अच्छा स्कोर किया था। तो उन बच्ची का एक बात है जो मैं छात्रों से साझा करना चाहूंगा, उनके लिए शायद बेनिफिशियल हो। उनका कहना था कि बार बार डेट एक्सटेंड होता है, तो अगर मेरी तैयारी खुद की ऐसी थी, जो बच्चे नीट क्वालिफाई किए, तो उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी ऐसी थी कि अगर अगले दिन भी मुझे बुला करके एग्जाम ले लिया जाता तो मैं बैठने को तैयार थी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपनी तैयारी पहले से ऐसी रखें, जो अगर मान लीजिए उनको अगले दिन भी बुला करके ले लिया जाता है तो सही बात है। जो भी आपका डेट पहले से डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। डेट बढ़ जाए तो अच्छी बात है, तो आपको फिर डबल टाइम मिलेगा रिवाइज करने का। ये मत सोचे कि डेट बढ़ेगा तो स्लो जाता है, ऐसा भी तो नहीं है डेट बढ़ जाए तो कहीं भूलने का समय मिल जाए। हाँ बिल्कुल, वही होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंदन जी, विकेश कुमार जी, आशिया परवीन, सक्षम मुगल, विकेश कुमार, रिधि सिन्हा, इन सबका एक बार शुक्रिया। और भी बच्चे भेजिए और मैं सभी का कमेंट वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए ठीक है, आप लाइव में जाकर रिप्लाई करते हैं। चलिए हमारे गेस्ट भी बता बहुत अच्छा है, मैं आपको ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शिक्षा संवाद की प्रत्येक वीडियो आपको वहां पे भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी की हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, वहां जाकर आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।